हेलो। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। जी आवरी जी। बच्चे यह शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में प्यारे प्यारे उछलते कूदते प्रश्नों और तर्कों से भरे बच्चे बालक मन को प्रसन्न कर देते हैं, इस प्रकार की एक छवि का निर्माण होता है। किंतु कुछ बच्चों के लिए दुनिया इतनी खुशगवार नहीं है। हमारे बीच ऐसे बच्चे हैं जिनका जीवन बेहद ही कठिन और चुनौतीपूर्ण है। हम इन बालकों को स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के नाम से जानते हैं। इनका जीवन क्या वास्तव में स्पेशल है? इनके अभिभावकों को किन किन दुश्चिंताओं का सामना करना पड़ता है? समाज और सरकार इन बालकों के लिए क्या समाज और सरकार का इन बालकों के लिए क्या कर्तव्य है? वे कौन सी विधियां हैं जिससे इन बालकों के जीवन को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और इनकी दक्षताओं को समाज हित में उपयोग किया जा सकता है? इन सारी विषयों पर विस्तार से आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर वंदना पाटिल। वंदना जी रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर हैं आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन में। इसके साथ ही आप डायरेक्टर हैं ज्ञान घर के एवं एक्स मेंबर हैं एआरपीपी इंदौर में है। आप काउंसलर हैं निपसिड में भी। तो आज का जो हमारा विषय है असेसमेंट ऑफ स्पेशली एबल्ड चाइल्ड। वंदना जी आपसे निवेदन है आप इस विषय पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू वंदना जी। सुन पा रही हैं वंदना जी? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है वंदना जी। वंदना जी फोन दे दो। वंदना जी आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट किया हुआ है वंदना जी को, आप अनम्यूट कीजिए उन्हें। वंदना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे मस्तिष्क में प्यारे प्यारे सर आपकी तरफ से म्यूट किया गया है। नहीं आप अनम्यूट कीजिए ना जी। अच्छा मैं फिर से आपके इसमें लॉगिन होती हूँ। जी जी मेरे से नहीं होगा ना आज। हेलो, कैन यू जी हियर? अब आ रही है आवाज, स्टार्ट करें। जी जी जी, थैंक यू सर। ओके, आई थिंक आई हैव सम नेटवर्क इश्यूज।
वंदना जी, वंदना जी, आपके वजह से माइक ऑन नहीं हो रहा है। हम्म। तो वंदना जी के साथ कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। जी जी, क्या प्रॉपर नेटवर्क में नहीं है? नहीं है, बस बात चल रही है, नहीं तो मैं दूसरे स्पीकर की तरफ जाता हूँ 1-2 मिनट में। जी, आ गए सर। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको अच्छी तरह? आगे स्टार्ट कीजिए जी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी, टेक्निकल इश्यूज कभी भी खड़े हो सकते हैं, हम चाहे जितनी तैयारी कर लें। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने बहुत पेशेंस के साथ मेरे लिए वेट किया। मेरा नाम डॉक्टर वंदना पाटिल है और मैं आदिगढ़ी मेडिकल कॉलेज में रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट पे काम कर रही हूँ फिलहाल, और साथ ही निप्सिट से जुड़ी हुई हूँ। जी, तो आज हमारा जो विषय है वो है जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता हैं उनकी जांच कैसे की जाती है, और साथ ही उनका सर्टिफिकेशंस के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, या अलग अलग सर्टिफिकेशंस क्या उनकी जांच के लिए किस प्रकार की हमको अप्रोच अपनानी होती है, वो इस पे आज मैं डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करीब 2016 में RPWD एक्ट के अंतर्गत कुछ नई डिसेबिलिटीज को भी शामिल किया गया था। पहले ये केवल 5 डिसेबिलिटीज इसमें शामिल की गई थी, जिसमें कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी या चलन बाधिता, है ना, विजुअल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन पहले कहा करते थे, अब इसे हम ID कहते हैं, और फिर थी हियरिंग इम्पेयरमेंट। इस तरह की 4, और 5वां मल्टीपल डिसेबिलिटी। 5 मुख्य डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया था, लेकिन 2016 के RPWD एक्ट के अंतर्गत 21 डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया है। इन 21 डिसेबिलिटीज में
कुछ मेडिकल क्रोनिक मेडिकल इलनेसेस को भी शामिल किया गया है। क्रोनिक मेडिकल इलनेसेस का अर्थ है ऐसी चिकित्सीय अवस्थाएं जिनका जो लाइलाज होती हैं और जिन्हें कदम कदम पर, जो कि एक तरह से व्यक्तियों में इम्पेयरमेंट्स लाती हैं या बाध्यता लाती हैं कि वो अपने जीवन में सामान्य तौर पे उसको व्यतीत नहीं कर पाते, उन्हें कदम कदम पर सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अतः यही सोच को, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन मेडिकल कंडीशंस को भी, या हम जो हम कहेंगे कि सिंड्रोम्स को भी इस डिसेबिलिटी एक्ट में शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम था। जो मुख्य तौर पे जो 21 डिसेबिलिटीज में है, उनमें हमारी जो मुख्य जो पहले की डिसेबिलिटीज है वो तो शामिल है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त उन 21 में कुछ और मुख्य डिसेबिलिटीज जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। उसमें से पहला तो जो हम लेते हैं, जिसे हम पहले मेंटल रिटार्डेशन के नाम से या मंदबुद्धिता के नाम से जाते थे, अब उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से उसको बोला गया, आईडी के नाम से जाना जाता है। आईडी का असेसमेंट्स के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, और उस गाइडलाइंस के अनुसार हमें उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट, उस एज ग्रुप में उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट या असेसमेंट स्केल को लेना होता है, और उसका उस स्केल पे आधारित जो भी अंक या जो मानक हमको अंक प्राप्त होते हैं, उसको हमको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी में उसको चेंज करना होता है, जिसकी गाइडलाइन पहले से ही हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016-18 के इसमें दी गई, पीडीएफ में दी गई है, जिसको आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के पीडीएफ पे आप देख सकते हैं। जो मुख्य स्केल्स इसमें चुनी गई हैं, उनमें सबसे पहली स्केल जो है वो है मिसिक, मैलेंस इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन, जिसमें आईक्यू को हम नापते हैं। ये 2 लेवल पे आईक्यू नापता है, वर्बल इंटेलिजेंस और है परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस। इन दोनों के औसत अंक को मिलाकर फुल स्केल आईक्यू निकाला जाता है, और जिसको हम फिर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी का फॉर्मूला आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर दिया गया है। इसमें 4 कैटेगरी शामिल की गई है। पहली होती है 50% डिसेबिलिटी, फिर दूसरी है 25% डिसेबिलिटी जो कि बॉर्डर लाइन केस के लिए दी जाती है, 50% डिसेबिलिटी और 75%, 90% एंड देन 100% डिसेबिलिटी। दूसरी जो डिसेबिलिटी है, जिसे हम सेरेब्रल पाल्सी या दिमागी लकवे के नाम से जानते हैं, सामान्य तौर पे सीपी सेरेब्रल पाल्सी, इसमें भी बच्चे को की चिकित्सीय जांच पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट करता है, और उसके आधार पर वो किस तरह का अंग प्रभावित है और कितने % तक वो अंग प्रभावित है, उसके आधार पर उसका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बनाया जाता है। आप जानते ही हैं कि जो मुख्य तौर पे जो दिमागी लकवा या सेरिब्रल पाल्सी होती है, वो मुख्य तौर पे 3 प्रकार की पाई जाती है। पहली होती है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, दूसरी होती है एटेक्सिक सेरिब्रल पाल्सी, और तीसरी होती है एथेटॉइड सेरिब्रल पाल्सी। ये मुख्य तरह की सेरिब्रल पाल्सी होती है जो अलग अलग लक्षणों के साथ आती है, और इनकी प्रतिशत उस बालक में अलग अलग हो सकती है, और उसी के आधार पर उनकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी निकाली जाती है। अगली होती है विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें 2 कैटेगरीज है। विजुअल इम्पेयरमेंट में लो विजन, और दूसरा होता है पूर्ण विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको मैं शायद हिंदी में उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगी, पर टोटल विजुअल इम्पेयरमेंट एंड पार्शियल और अल्प जो आपका होता है विजुअल इम्पेयरमेंट। इसकी भी एक रेंज दी गई है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत, जिसकी जांच जो होती है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या नेत्र रोग विशेषज्ञ ही उसको चेक करते हैं, और उसको उस कैटेगरी में लो विजन में डाला जाता है, या पूर्ण फुल टोटल विजुअल इम्पेयरमेंट में उन्हें डाला जाता है। तीसरी जो शामिल है डिसेबिलिटी, उसको हम कहते हैं जो एक हियरिंग इम्पेयरमेंट, फुल हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें भी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी डिसाइड की गई कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेसिबल तक यदि व्यक्ति को सुनाई देता है तो उसे
हम नॉर्मल कैटेगरी में मानते हैं, और अगर व्यक्ति इस डेसिबल के साउंड को नीचे नहीं या फ्रिक्वेंसी को नहीं सुन पाता है तो उसको हम इस विजुअल इम्पेयरमेंट के अंतर्गत रखेंगे, हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंतर्गत रखेंगे। अन्य जो डिसेबिलिटी है जिसे हम मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, एक फोटो है। यस, 1 मिनट। हेलो, सॉरी सर, ये शेयर नहीं हो पा रहा है। हम वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं आप। जी सर। तो विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में कुछ बात कर रहे थे आप। जी, सॉरी सर, आई एम सॉरी, ये नहीं हो पा रहा है। हम जी, विजुअल इम्पेयरमेंट, पार्शियल एंड टोटल विजुअल इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज की अपने बात की। अगली एक डिसेबिलिटी जिसको इसमें शामिल किया है जिसे हम लेप्रेसी या कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग में ये इस सोच के साथ शामिल किया था क्योंकि कुष्ठ रोग के वजह से कई बार मरीजों के हाथ और पैर में के अस्थियों में या उनके हाथ जो डिस्टल एरियाज हैं, हाथ हैं या पैर हैं या अन्य हिस्से हैं जिसमें कि जहाँ की हड्डी गल जाती है और जहाँ पर बेड सोर्स हो जाते हैं और जिसकी वजह से व्यक्ति को सामान्य कामकाज में दिक्कतें आती हैं। और इसी कारण से उन्हें और उनके सामान्य कामकाज में आने वाली दिक्कतों के कारण कई बार उनको सामान्य रूप से अपने अन्य जीवन की अन्य गतिविधियों में या समाज में शामिल होने में दिक्कतें आती हैं और कई बार उन्हें अपनी जीवन यापिका को अर्जन करने के लिए भी दिक्कत होती है। इसी सोच को ख्याल में रखते हुए उनको भी इस डिसेबिलिटी में शामिल किया गया है। अन्य डिसेबिलिटी है जिसे हम थैलीसीमिया कहते हैं। थैलीसीमिया रोग में बच्चों के जो खून बनने की जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो जितनी तेजी से सूखती है, जनरली 72 डेज में हमारी रक्त कणिकाएं जो हैं वो टूट के बिखर जाती हैं और बोन मैरो से हमारे हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा होती है उसमें से नई जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो बन जाती हैं और हमारा खून में जो आरबीसी का लेवल है वो बराबर बना रहता है। लेकिन थैलीसीमिया के बच्चों में ये दिक्कत होती है कि उनमें ये लाल रक्त की कणिकाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे बहुत कम बनती है या नहीं बन पाती। तो उनके जो जो आरबीसी टूटने का जो लेवल रहता है वो ज्यादा रहता है और बनने का लेवल बहुत कम होता है। इस तरह से उनमें एक तरह का एनीमिया डेवलप हो जाता है और जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अन्य एक डिसेबिलिटी जिसमें शामिल की गई है जिसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया हम लोगों ने अपनी साइंस की बुक्स में बहुत पढ़ा था जब हम छोटे थे, जिसमें इन लोगों में एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है कि इनके इसमें खून का रक्त का थक्का जमने वाला जो एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है, जेनेटिकली नहीं होता। तो जब भी कभी इनके कट लग जाता है या कोई इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो खून रोकने के में असमर्था होने के कारण ये हर बार इन्हें अपने काम के दौरान या रोजमर्रा के दौरान अपने आप को अन्य चोटों से बचाए रखना होता है और इसी कारण से उनको सामान्य तौर पर अपने जीवन में और अपने में शामिल होने में दिक्कतें आती हैं। इसी कारण से उनको इस डिसेबिलिटी में शामिल किया गया है। अन्य जो डिसेबिलिटी है वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म
जिसे हम स्वलीनता भी कहते हैं, स्वलीनता के डायग्नोस्टिक DSM-5 के डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया है उसमें कहा गया है कि जो 4 मेजर जो सिम्टम्स का क्राइटेरिया रखा गया है। पहला है स्टीरियोटाइपिक एक्टिविटीज एंड जो बच्चे अपने आप में ही अपनी ही गतिविधियों में गुम रहते हैं। सेकंड है इन बच्चों में ये सोशली अपने आसपास के वातावरण के प्रति असंवेदनशील रहते हैं। कहने का अर्थ है कि वे आपस में तालमेल और दूसरे लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित नहीं कर पाते और अलग और कटे हुए रहते हैं। इन बच्चों में सामाजिक कौशल और सामाजिक कम्युनिकेशन है ना, सोशल कम्युनिकेशन की एब्सेंस पाई जाती है। कुछ बच्चों में सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, संवेदी जो उनका बैलेंस होता है, जो एक हार्मनी रहती है, वो डिस्टर्ब होती है और अन्य सभी संवेदी अंग जो होते हैं वो आपस में तालमेल नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से उनमें कुछ व्यवहार समस्याएं जो हमें दिखाई देती है, जैसे हाथ को अक्सर किसी मूवमेंट में करते रहना, सिर घुमाना, गोल गोल चक्कर खाना, या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति चीज को घूमते हुए देखते हैं तो देखते ही रहना, या किसी सुनने वाली चीज के लिए या तो बहुत ज्यादा पसंद आता है, उसको बार बार सुनना पसंद करते हैं, या फिर उसको बिल्कुल ही सुनना पसंद नहीं करते। इसके अतिरिक्त हमारी जो अगली डिसेबिलिटी जो हम देखते हैं वो है अस्थिबाधिता, या जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो हम पहले कहते थे। अस्थिबाधिता में का परसेंटेज भी डॉक्टर जो मेडिकल बोर्ड होता है उसमें जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या सर्जन जो होता है जिनको पोस्ट किया जाता है, वो डिसाइड करता है कि फलाने बच्चे को कितना % ऑफ डिसेबिलिटी उनके लोकोमोटर ऑर्गन्स में है, और उसी के आधार पर उनकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी को नापा जाता है और उसी के अनुसार उनको श्रेणीबद्ध किया जाता है। जी, अभी तक डॉक्टर चौबे, मैंने अभी तक जितनी भी चीजें आपसे डिस्कस की हैं, क्या कोई प्रश्न है इनको लेकर? तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं, फिर मैं अगला स्टार्ट करूंगी। कोई कंटेस्टेंट किसी बारे में कुछ जानना चाहता है? जी, ओके। सो नेक्स्ट लेवल, क्या आप मुझे अच्छी तरह सुन पा रहे हैं? हेलो जी, सुन पा रहे हैं जी, थैंक यू वेरी मच। जी, इसी के साथ में एक और नई डिसेबिलिटी की श्रेणी में एक और नया जो समस्या है उसको शामिल किया है, जिसको आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, हम सामान्यतः उसको सीधे पढ़ने लिखने से संबंधित समस्याओं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। कई प्रकार की अधिगम क्षमताएं पाई जाती हैं। मुख्य जो 4 प्रकार की अधिगम क्षमताएं हैं, उसमें से सबसे पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिस्कैल्कुलिया, और चौथा जिसको बहुत कम समझा जाता है वो है डिस्प्रैक्सिया। इसके अतिरिक्त 3 अन्य और जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी अक्षमताएं होती हैं, जिनमें प्रोसेसिंग एरर होता है, मतलब हमारे दिमाग में जो गतिविधियां तालमेल बिठा के चलती हैं उनके तालमेल में कमी के कारण प्रोसेसिंग एरर होता है और हमारे सीखने की क्षमताओं में कमी आती है। तो हम मुख्य तौर पे जो हम स्कूली शिक्षा के दौरान या अपनी क्लासरूम के दौरान हम बच्चों में जो जिस तरह की अक्षमता देखते हैं, अक्सर हमने उन्हें पढ़ने, अटक के पढ़ना, सही नहीं पढ़ पाना, लिखने के दौरान मात्राओं में गलती करना, जंप कर देना, एक लाइन उतारते उतारते तीसरी लाइन पे पहुंच जाना, छोटे छोटे शब्दों की जो स्पेलिंग होती है, मात्राओं की गलती होती है, उच्चारण की गलती होती है। जब हम उनको श्रुत लेखन देते हैं या डिक्टेशन देते हैं तो वो जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह का एक जो वर्ड लेटर है वो वहां पर इनपुट कर देते हैं। तो डिसलेक्सिया की कैटेगरी में बच्चों में रीडिंग एंड राइटिंग दोनों तरह की डिसेबिलिटी देखी जाती है। डिस्ग्राफिया में स्पेशली उन्हें रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब लिखते हैं तो उनसे वो शब्द उनके अच्छी तरह नहीं बनते हैं और उनकी राइटिंग बहुत ही टीडियस होती है, बहुत इलेजिबल होती है, मतलब अस्पष्ट होती है, या उनको वो लिखने में इतनी देर लगती है कि उनका सारा पेपर या आगे उन्हें क्या लिखना है ये भी वो भूल जाते हैं।
फिर आते हैं डिस्कैल्कुलिया। ये बड़ी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को गणितीय अंकों के साथ, वे समझते हैं, उन्हें कंसेप्ट मालूम रहता है, पर जब उनको पेपर पर उन गणितीय अंकों को लिखकर जोड़ना घटाना पड़ता है तो चिन्हों के बीच में उन्हें कंफ्यूजन होता है, सीक्वेंसिंग में उनको कंफ्यूजन होता है, उनको स्टेप्स को में उस सम को, उस प्रॉब्लम को या उस सवाल को सिलसिलेवार जैसे कहना चाहिए एक के बाद एक स्टेप्स में लिख के और सॉल्व करने में दिक्कत होती है। अगला है डिस्प्रेक्सिया, जिसमें कि हाथों और आंखों की मूवमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। तो पकड़ और हाथों और आंखों से जो भी चीजें हम गतिविधियां करते हैं उनमें उन्हें बहुत दिक्कतें होती है, यहाँ तक कि उनके बैलेंस में भी इसमें इश्यू आते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत एक कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं और वो नॉर्म्स के मुख्य पॉइंट में आपके सामने रखना चाहती हूँ। उन्होंने हमें कुछ स्केल्स, एक प्रोटोकॉल है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए। सबसे पहला प्रोटोकॉल तो यह है कि जो जनरली हम फॉलो भी करते हैं कि स्कूल लेवल पर 2 से 3 साल तक यदि बच्चे के लगातार पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई या उसकी जो अधिगम क्षमता है उसमें कोई भी बहुत सारे अन्य कारणों के कारण भी कमी आ सकती है, लेकिन अगर टीचर्स को यदि ये कंसिस्टेंट 2 या 2 से ज्यादा समय तक, 2 साल से ज्यादा समय तक यदि बच्चा तमाम प्रयासों के बाद भी उसके लिखने और पढ़ने में और दिक्कतें आ रही हैं, तो वे शंका जाहिर करते हैं कि इसे असेसमेंट के लिए भेजा जाए कि कहीं जो हमारा विद्यार्थी है उसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD तो नहीं है। सबसे पहले काउंसलर अपनी रिपोर्ट बनाता है, देन उनको रिफर किया जाता है 2 लोगों के पास, एक डॉक्टर के पास में और दूसरा है कि कोई मेडिकल इशू की वजह से तो बच्चा ये नहीं कर रहा है, और दूसरा इशू होता है जो है साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर्स में जो हमारे अभी कल परसों का ही एक नया गजेट आया है, उसमें पीडियाट्रिशियन जो भी अवेलेबल हो उनमें से पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, है ना, अभी साइकेट्रिस्ट को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ये कोई भी डॉक्टर का एक रिपोर्ट होना चाहिए कि ये जो लर्निंग जो डिसेबिलिटी है वो किसी और न्यूरोलॉजिकल एरर की वजह से नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग एरर, लर्निंग की जो दौरान जो प्रोसेस होती है उनमें उसकी वजह से है। दूसरा है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट में 2 लोगों को अधिकृत किया गया है, पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और दूसरा है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। स्कूल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, ये सब इनकी रिपोर्ट्स को नहीं माना जाएगा। स्पेसिफिकली RCI रजिस्टर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रजिस्टर्ड RCI रजिस्टर्स रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट को ही इसकी जांच कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट और उस पर साइन और सील करने की अनुमति दी गई है। कृपया इस चीज का बेहद ध्यान रखें। तो तीसरा है कि इनको लेकर हमें अपने संबंधित बोर्ड को, जो इनकी रिपोर्ट्स हैं और स्कूल की रिपोर्ट को लेकर हमें संबंधित बोर्ड को हमको अप्रोच करना पड़ेगा, और जहां से इनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के द्वारा एक इनको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा तो बोर्ड उसके अनुसार इन्हें मुख्य तौर पर निम्न सुविधाएं देगा। पहला, किसी भाषा में छूट, मतलब भाषाओं के पेपर में एक भाषा से पेपर देने की छूट हो सकती है। इन्हें रीडर एक्सेस टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे का पेपर है तो उन्हें 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से एक्सेसिव टाइम दिया जाएगा। रीडर की सुविधा, मतलब जो हमारे एग्जामिनर जो भी हॉल में होंगे वो बच्चे को रीड करके दे सकते हैं, पर उन्हें क्वेश्चन पढ़ के सुना सकते हैं, आंसर नहीं बताएंगे, हिंट नहीं करेंगे, पर दे कैन रीड एटलीस्ट वंस फॉर अ क्वेश्चन फॉर द चाइल्ड। देन कुछ बच्चों में राइटर्स की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें स्क्राइब या राइटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। स्पेलिंग के मार्क्स नहीं कट किए जाएंगे और इनके मार्कशीट में कहीं भी LD का दर्ज नहीं किया जाएगा। ये मुख्य अमेंडमेंट्स रिकमेंडेशन की गई है। लर्निंग डिसेबिलिटी के बाद में जो अन्य जो डिसेबिलिटी हम इसमें देखते हैं वो है मेंटल इलनेसेस। मेंटल इलनेसेस को भी पहले ये नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी मेंटल इलनेसेस ऐसी होती हैं, या जैसे साइकोसिस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, या बहुत सारे मूड डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, जिनके कारण से व्यक्ति को लंबे समय तक दवाइयों की मदद लेनी भी पड़ती है, और कई बार इस वजह से उनका जो सामाजिक जीवन है या उनका जो व्यावसायिक जीवन है या उनकी दूसरे जो पारिवारिक जीवन है उस पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इस वजह से इन्हें भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत हो सकती है। अतः इसी को ख्याल में रखते हुए इसको इसमें शामिल किया गया है। हेलो 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 मैम,
जी मैं हाँ बोलिए मैडम। हाँ मैम, मुझे ये जानना था, जो जी। अभी आपने बताया कि बच्चा सब कुछ प्रॉपर समझ रहा है और लिख रहा है, लेकिन उसकी रीडिंग तो बहुत अच्छी है, बट राइटिंग में वो बहुत मामूली सी प्रॉब्लम हमेशा से उसे है, बचपन से लेकर अब तक। मतलब जी। कि वो दया मैडम, प्रेजेंटेशन के बाद पूछिए ना प्रश्न खत्म होने पे। ओके ओके सर। जी ठीक है। अच्छा सर, मुझे अपना स्क्रीन थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क की इशू की वजह से हम दोनों एक साथ नहीं शुरू रख पाएंगे। सो कैन यू हियर मी? आप सब सुन सकते हैं मुझे? हाँ यस मैम, यस। जी। अगली जो 21 डिसेबिलिटीज में अगली चीज में बहुत शॉर्ट में, क्योंकि समय की भी थोड़ी सी वो है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल इलनेस। क्योंकि इंग्लिश में ही दी है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल इलनेस मतलब तंत्रिका तंत्र की ऐसी गड़बड़ियां, कंडीशन जिनके कारण व्यक्ति का सामान्य जीवन को सुचारू रूप से शुरू रखना मुश्किल हो सकता है। तो इस तरह की न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को, जैसे अल्जीमर्स है, पार्किंसंस है, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज है ना, जिसमें मसल्स की टोन और उनकी पावर पे असर पड़ता है बहुत लंबे कंटिन्यू, या एक तरह से उनमें एक तरह की विकलांगता डेवलप हो सकती है, उनको भी हम इस 21 डिसेबिलिटीज में शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो डिसेबिलिटी है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो डिसेबिलिटी है उसमें नर्व्स जो होते हैं, नर्व्स के एंड पे जो फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन होता है, लिपिड, और एक प्रोटीन लिपिड जमा होता है। वो धीरे धीरे एक तरह से, मैं आपको बहुत ही सामान्य शब्दों में यदि समझाऊं तो वो जो लिपिड, वो जो प्रोटीन लिपिड की लेयर होती है वो धीरे धीरे कड़क होने लगती है एक तरह से। वो क्या करती है कि एक संदेश को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने में उसको दिक्कत करती है, और साथ ही वो मोटर, मतलब जो हमारे मोटर फाइबर्स है उनका कंट्रोल करती है। तो उसके वजह से हाथ पैरों और गतिविधियों को चलाने में दिक्कत हो सकती है। फिर अगली डिसेबिलिटी है जिसे हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये करीब करीब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसा ही होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक तरह की जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें बच्चे की मसल्स जो होती हैं वो धीरे धीरे अपना सुनाई नहीं दे रहा है। बच्चा पैदा होता है तो एक समय तक 7 से 8 साल के बीच तक बच्चे की सारी गतिविधियां और उसके सारे जो मसल्स होते हैं, टोन होती है, वो सब नॉर्मल होती है, लेकिन धीरे धीरे उनका डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, अर्थात वो धीरे धीरे अपना कामकाज खोने लगती हैं और कई तरह की विकृतियां हाथ पैरों में या अपंग, एक तरह से कमजोरी हाथ पैरों की और मसल्स की आने लगती है। यानी बच्चा पहले दौड़ लेता था, चल लेता था, धीरे धीरे उसको नीचे से उठ के बैठने या खड़े होने और यहाँ तक कि चलने में। अनफॉर्चुनेटली अधिकतर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो श्रेणियां हैं वो बड़ी ही जानलेवा है और एक समय के बाद बच्चा जो होता है उसकी मौत भी हो सकती है। जी। अब अगर अन्य जो श्रेणी है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज, आप समझ सकते हैं कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज मतलब अन्य सभी तरह की जो भी हमने अभी तक की डिसेबिलिटीज हैं, अगर उनमें से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा डिसेबिलिटीज यदि उसमें हो तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज की कैटेगरी के अंतर्गत में आता है। जैसे कि हम मान सकते हैं कि सेरिब्रल पाल्सी के साथ में उसको विजुअल इम्पेयरमेंट भी है और साथ ही मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है। तो ये बच्चा जो होगा वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत में आएगा। मल्टीपल डिसेबिलिटी का असेसमेंट कैसे किया जाएगा? जिस तरह की भी डिसेबिलिटी है उसके संबंधित मेडिकल बोर्ड के द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित डॉक्टर के द्वारा उस पर्टिकुलर एरिया में उसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार उसके जितने % डिसेबिलिटी है वो उसमें दर्ज की जाती है और उसके आधार पर उन सभी 2 या 2 से ज्यादा विकलांगता के प्रकार एक ही बालक में पाए जाने पर उसे बहुविकलांगता में रखा जाएगा। एक बहुत अच्छा कदम और उठाया गया है, वो है एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए। तो कहना चाहिए इन व्यक्तियों को भी जो कि एसिड अटैक के कारण, एसिड अटैक अधिकतर तो हमने लड़कियां और ही देखी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी मेडिकल किसी भी कंडीशन के दौरान यदि
एसिड या उसके हमले के कारण के कारण जो बचे हुए लोग होते हैं, उनकी मदद के लिए उन्हें भी एक तरह की डिसेबिलिटी एक्ट में उनको भी एक संरक्षण प्रदान किया गया है जी। अगले डिसेबिलिटी बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान में रखी गई है, पार्किंसंस। हमारे लिए ये बहुत ही थोड़ी नई चीज है जो बहुत कम सुनी गई है, लेकिन हम नाम से जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि पार्किंसंस होता क्या है। पार्किंसंस डिसीज एक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है जिसमें जो हमारी तंत्र के जो नर्व्स होते हैं उसमें डिफरेंट तरह के एंजाइम्स डेवलप होने लग जाते हैं और जिसके कारण तंत्रिका के कामकाज में बाधा आती है। तो अधिकतर ये बुजुर्गों में पाया जाता है पार्किंसंस रोग, और जिसकी वजह से धीरे धीरे भूलना, मेमोरी से संबंधित और हाथों पैरों के कोऑर्डिनेशन से संबंधित, मतलब गतिविधियों के संचालन और उनकी समझ और संज्ञानात्मक जो उनका ज्ञान होता है वो धीरे धीरे, और मेमोरी मतलब स्मरण शक्ति का भी उसमें ह्रास होता है। और इसी कारण धीरे धीरे ये व्यक्ति जो होता है, अभी तक जितनी दवाएं हैं अधिकतर सिर्फ उस स्थिति को कंट्रोल कर पाती हैं लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकती, मतलब उसको बढ़ने से, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, सो इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, एक तरह से अपने रोजमर्रा के काम में उसको दिक्कतें होने लगती है और कहीं ना कहीं उसे भी संरक्षण और सहायता की आवश्यकता होती है। इसी को सोच को ध्यान रखते हुए पार्किंसंस को भी इसी डिसेबिलिटी में शामिल किया गया है जी। अगली हमारी डिसेबिलिटी जो है वो है मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी जी। हेलो जी, अभी आ रही है सर? जी जी आ रही है, बोलिए जी। यस, सो हमने लेप्रोसी, अभी तक हमने जितनी डिसेबिलिटीज जो भी हमने जिनकी चर्चा की है उसमें एक अन्य डिसेबिलिटी है जिसको हम लोग जानते हैं, समझते हैं काफी समय से है, और जिसे हम कहते हैं ड्वार्फनेस, या जिसमें जिस भी व्यक्ति को इस तरह की ड्वार्फनेस या होती है या बौनापन होता है, उनके आप समझ सकते हैं कि उनकी लंबाई कम और हाइट कम करने से बहुत सारे कार्य जो क्षमताएं होती हैं वो करने में वह असमर्थ पाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक ही कामों से उनको बंधना पड़ता है। और उनकी तकलीफ और सामान्य तौर पे हमारे समाज में एक बड़ा कहना चाहिए एक दिक्कत ये है कि हम किसी भी प्रकार की विकलांगता या थोड़ा सा भी क्षमता होती है तो हम उसे हमारे समाज में बड़े हेय की दृष्टि से देखा जाता है, और वो व्यक्ति कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना ही गुणी क्यों ना हो, तो भी उसकी शारीरिक अक्षमता को देखते हुए कई बार उसको खारिज कर दिया जाता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि इन व्यक्तियों को सही सपोर्ट मिले हमारी सोसाइटी में, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट लेवल पे भी उनको सही सपोर्ट मिले, इसको ध्यान में रखते हुए डॉर्फिज्म या बौनेपन वाली स्थिति को भी डिसेबिलिटी एक्ट में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने इन 21 डिसेबिलिटीज के बारे में चर्चा की, और उनके मुख्य जो पॉइंट्स थे मैंने कोशिश की, क्योंकि चौबे सर ने मुझे कहा था कि मैम आपको किसी भी हालत में आधे घंटे में अपना प्रेजेंटेशन खत्म करना है। अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी उन्होंने मुझे अभी 3:45 बजे ही इनवाइट किया, और मैंने कोशिश की कि जो मुझे आता था आधे घंटे में मैं आपको बता सकूं, और बाकी के 5 मिनट में आपसे क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए रख रही हूँ, ताकि आपको यदि सर्टिफिकेशन को लेकर कोई दिक्कत है या किसी तरह की शासकीय योजनाओं से संबंधित कोई जानकारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। बहुत कम समय में आपने इन सारी चीजों को कवर किया है। एक्चुअली कुछ आज हमारे साथ 2-3 चीजें एक साथ दुर्घटनाएं हो गई जो मैं बाद में शेयर करूंगा इस मंच पर। हमारे साथ सुदीप गोयल सर जुड़े हुए हैं राजस्थान से, वो भी काफी सालों से इसी फील्ड में काम कर। गोयल सर आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? सुदीप गोयल सर जी 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 जी। तो सर मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटा सा 5-7 मिनट में आप अपनी बात रखें।
इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा वो निश्चित रूप से हम अगले सप्ताह कवर करेंगे, आपका एक पूरा सत्र लेकर के। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा इस विषय को बढ़ाएं, एक ब्रीफ 5-1 मिनट में, किंतु हम अगली बार आपसे अगले सप्ताह एक पूरा सत्र आपके साथ रखेंगे। गोयल सर, ओवर टू यू सर। जी थैंक यू चौबे जी। वंदना पाटिल जी ने काफी डिटेल में मतलब बताया है, काफी टाइम तो आधा घंटा लिया उन्होंने, लेकिन 21 डिसेबिलिटी के बारे में बताना, खास करके टेक्निकल चीजें जो बताना, वो काफी काबिल तारीफ है और अप्रिशिएट करेंगे इस चीज को कि उन्होंने काफी डिटेल में डिसेबिलिटी के बारे में बताया। ये जो आज का अपने पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने जहाँ तक मुझे आइडिया है कि ये CWC JJBs के मेंबर और चाइल्ड राइट्स के जो मेंबर्स हैं वो हैं। तो वहां पर हमारे को मैं अगर इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं इसको क्योंकि हम लोग भी चाइल्ड राइट्स में पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं और डिसेबिलिटी में भी हम लोग स्पेशल स्कूल चलाते हैं राजस्थान में, और चाइल्ड कमीशन का मेंबर भी रहा हूं मैं राजस्थान स्टेट चाइल्ड कमीशन में। सो उसमें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ये आते हैं कि जब इस तरह के डिसेबल्ड बच्चे, पहले तो 7 ही डिसेबिलिटीज थी 95 के एक्ट में, अभी RPD 16 में 21 डिसेबिलिटी हो गई है। तो अभी एक कोई दिव्यांग बच्चा या विकलांग बच्चा अगर CWC मेंबर के सामने या JJB बोर्ड के सामने अगर जाता है तो अपेरेंटली वो कैसे उनको जज करेंगे, उनको कैसे असेसमेंट करेंगे, मतलब फर्स्ट हैंड अगर असेसमेंट की अपन बात करें या अपेरेंटली देखने से, विजुअली परसेप्शन से हम लोग उसको कैसे पता कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकली तो बिल्कुल वंदना जी ने सही कहा कि काफी इनके स्केल्स बने हुए हैं, सभी स्टैंडर्ड्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने बाकायदा डिटेल स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, कौन कौन से प्रोफेशनल्स कौन से असेसमेंट करेंगे, कौन से चेकलिस्ट यूज करेंगे, उसमें अभी एक टाइम लगेगा। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वो फैसिलिटीज भी नहीं है, सभी हॉस्पिटल्स में भी फैसिलिटीज नहीं है। राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट या साइकेट्रिस्ट की पोस्ट ही मतलब काफी खाली पड़ी है, बड़े बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल्स में ही ये सुविधाएं मिल पाती है, वो भी उसमें भी काफी लंबी वेटिंग होती है। सो अगर हम लोग इस तरह के बच्चे अगर आते हैं CW के सामने, यानी कि CNCP बच्चे अगर आते हैं, तो उसके लिए सपोर्ट पर्सन उनको अपॉइंट करना होता है। पॉक्सो के केसेस अगर आ गए हैं या मिसिंग के केस आ गए हैं या अब्यूज के केसेस हैं, तो सपोर्ट पर्सन अपॉइंट करना है हमारे को। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर में भी और एज पर JJ एक्ट भी हमें प्रोफेशनल्स की एक पैनल बनाना होता है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जो भी इस फील्ड के अंदर में स्पेशल एजुकेशन के अंदर में काम कर रहे हैं, ना सिर्फ प्रोफेशनल्स बल्कि स्पेशल स्कूल्स जो काम कर रहे हैं उनके साथ में CWC लाइजनिंग करे और एक पैनल बना के रखे DCPU के साथ में, जिसके अंदर में इस तरह के प्रोफेशनल्स हो जो कि इन बच्चों की बात को समझ सके। स्पेशली हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों की बात है, हियरिंग एंड स्पीच इंपेयर्ड बच्चों के साथ में अगर अपने को कम्युनिकेट करना है तो आपको साइन लैंग्वेज आना चाहिए, इंडियन साइन लैंग्वेज ISL आना चाहिए। तो बेसिक साइन लैंग्वेज तो सभी को सीखना चाहिए, वो तो है, एक एक्ट के अंदर में भी ये बात है। लेकिन अगर हमें डिटेल में कोई अगर केस अगर हो गया, मान लीजिए बच्चे के ऊपर एट्रोसिटी हुई है हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे के ऊपर, या इन केस HI का बच्चा किसी एक क्राइम का विटनेस है, कई इस तरह के केसेस हमारे पास में आते हैं कि पुलिस बोलती है कि इस बच्चे ने कुछ देखा है क्राइम होते हुए लेकिन अभी बता नहीं पा रहा है, या इसके ऊपर क्राइम हुआ है फिर भी ये बता नहीं पा रहा है, या अगर कुछ बहुत ही रेयर केस में ये भी हम कह सकते हैं कि वो बच्चा खुद भी एक जुवेनाइल भी हो सकता है, HI का बच्चा जो है वो जुवेनाइल हो सकता है, उससे भी कोई गलती हो सकती है तो भी वो बता नहीं पा रहा है। तो इन सभी केसेस के अंदर में हमारे को जो प्रोफेशनल्स हैं DCPU के अंदर में जो पैनल बना हुआ है, उनके साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स का हमें यूज लेना चाहिए, जिससे कि हम उस केस की गहराई तक तहकीकात कर सकें। ये नहीं हो कि सिर्फ उसकी डिसेबिलिटी की वजह से हम लोग जस्टिस को डिफाई करें और उसको गलत एंगल से उसको केस को लेके जाए। तो एक चीज तो ये है। दूसरी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर में भी बाकी जो डिसेबिलिटीज हैं जो अपेरेंटली दिखती हैं, अगर मैं स्टेटिस्टिक्स की बात करूं, एज पर 2011 की जो अपनी सेंसस थी, अभी 2021 की तो ड्यू है, लेकिन 2011 की सेंसस के अंदर में 2,68,00,000 दिव्यांग इंडिया के अंदर में थे, 2.68% थी दिव्यांगों की पॉपुलेशन में। सो 2.68 के अंदर में सबसे ज्यादा जो थे अप्रोक्सीमेटली 50 लाख, 50.5 लाख के करीब जो थे ब्लाइंड थे, नेत्रहीन थे, और इतने ही बधिर थे, हियरिंग इंपेयर्ड थे, और इससे थोड़े से ज्यादा 55 लाख के करीब फिजिकली डिसेबल्ड थे, और कुछ 21 लाख के करीब मल्टीपल डिसेबल्ड थे। तो ये जो 3 कैटेगरी है, नेत्रहीन, बधिरता और शारीरिक विकलांगता, ये देखने से ही समझ में आ जाती हैं। इस तरह के अगर बच्चे अपने पास में आते हैं CWC या JJB के, तो अपने को देखने से पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा ब्लाइंड है या पार्शली ब्लाइंड भी है, जो आप कह रही हैं कि कुछ हद तक देख सकता है, तो वो उसको हमें दिख जाता है। सुनने में भी अपने को पता चल जाता है कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है। फिजिकली चैलेंज तो सामने दिखने से दिख जाता है कि शारीरिक विकलांग है, उसको चलने फिरने में दिक्कत है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है
वो आती है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के साथ में। मानसिक विमंदित जो बच्चे होते हैं उनके साथ में प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वो उनकी जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है उसकी वजह से वो बात को क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो उस केस में जेजेबी या सीडब्ल्यू के सामने एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि कैसे हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट करें वहां पर। तो वो हमें उसको बेसिक अगर लेमन लैंग्वेज में हमें अगर समझना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब मेंबर से कि वो सिर्फ इतना ही समझे कि अगर उस बच्चे की फिजिकल एज मान लीजिए 10 साल है, बेसिक लैंग्वेज में, मैं तो वंदना जी के पास में तो डिटेल चीजें हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे कि आईक्यू उसकी टेस्टिंग करें, क्योंकि आईक्यू टेस्टिंग भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट दे सकती है कि वो किसी एक अनजान माहौल में कैसे बिहेव करेगा बच्चा और एक किसी दोस्ताना माहौल में कैसे बिहेव करेगा और कितनी देर तक हम लोग उसके साथ में काम करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और यूजली प्रोफेशनल्स की इतनी कमी है कि हम लोग उतना टाइम दे नहीं पाते हैं बच्चे को। तो एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो आप से सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि अगर वो 10 साल का बच्चा है फिजिकल एज उसकी, लेकिन अभी वो कितना कर रहा है। एक सामान्य 10 साल का बच्चे को क्या क्या चीजें आनी चाहिए, एकेडमिकली उसको क्या क्या आनी चाहिए, स्पीच कम्युनिकेशन उसकी क्या क्या होनी चाहिए, सोशल स्किल उसकी कितनी होनी चाहिए, और वो उस बच्चे के अंदर में कितनी कम है। क्या वो 10 साल के बच्चे जितना बिहेव कर रहा है? नहीं, तो वो कितना कर रहा है? 6 साल जितना बिहेव कर रहा है या 3 साल जितना बिहेव कर रहा है, 5 साल जितना बिहेव कर रहा है? कितना गैप है उसके अंदर में? अगर वहां कोई गैप है, इफ देयर इज अ गैप, देन डेफिनेटली वो बच्चा जो है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, उसके फिजिकल और कॉग्निटिव लेवल के अंदर में डिफरेंसेस हैं, तो हमारे को उसको आईडी मानना चाहिए। और फर्दर उसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर डिटेल हमें उससे बात करनी है तो स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी हम लोग मदद लें। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर हम लोग देखते हैं कि वो कितना गैप उसका फिजिकल और मेंटल एज के अंदर में है, वो हमें वहीं से दिख जाएगा। हियरिंग इंपेयर्ड के अंदर में भी यही होता है। अगर आपको बेरा टेस्ट या ऑडियोमेट्री करवाने के लिए हॉस्पिटल ईएनटी के पास भेजने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इवन मतलब अगर मैं बोलूं कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में कुछ इवन डॉक्टर्स जो है ऑडियोलॉजिस्ट भी हैं, इतना वर्क प्रेशर है उनके ऊपर और कई बार वो सिंपल जजमेंट करने के लिए ऑडियोमेट्री नहीं करते हैं या बेरा टेस्टिंग के लिए रेफर नहीं करते हैं बच्चे को, और वो सिंपली क्या करते हैं, बहुत एकदम सिंपल तरीका है, हम लोग भी कर सकते हैं कि आप बच्चे के पीछे से ताली बजाएं, 2 बार ताली बजाएं। इवन प्रोफेशनल्स भी इसी तरह से फर्स्ट असेसमेंट वैसे ही करते हैं कि बच्चे को देखे बिना आप उसके पीछे ताली बजाएं 3 बार। अगर वो रिएक्ट करता है, दाएं तरफ या बाईं तरफ रिएक्ट करता है, तो उसको सुनाई दे रहा है। अगर वो नहीं रिएक्ट करता है, तेज आवाज करने से भी आप उसका नाम लीजिए, संजय, राजू, पीछे से उसको दिखाई नहीं दे, पता नहीं चले, मतलब आप उससे बात कर रहे हैं, सामने देख रहा है, और आप किसी आदमी दूसरे को बोलिए कि आप पीछे से ताली बजाएं या पीछे से उसका नाम लेके पुकारें। अगर वो रिएक्ट कर रहा है, दाएं बाएं अपनी गर्दन हिला रहा है, तो उसको सुनाई दे रहा है। और नहीं हिला रहा है, बिल्कुल एकदम शांत खड़ा हुआ है, तो दैट मीन ही इज अ हियरिंग इंपेयर्ड। ये आपको देखने से मतलब सिंपली बेसिक टेस्ट से पता चल जाएगा। बाद में हम लोग उसको साइन लैंग्वेज से क्या बात करनी है, या अगर वो पढ़ा लिखा है, किसी स्कूल में गया है, तो लिख पाएगा, लिख के भी हम लोग उस बच्चे से उसकी बातचीत ले सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आईडी के, खासकर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड और हियरिंग इंपेयर्ड के साथ में, जो हम लोग अपेरेंटली देख सकते हैं। ब्लाइंड बच्चे को आप लोग पहचान ही सकते हैं कि ब्लाइंड बच्चा है। पार्शली ब्लाइंड अगर है, उसमें भी उसको दिक्कत मतलब आप असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं कि वो बड़े अक्षर को देख पा रहा है, या अपने एकदम आंख के पास लाकर कुछ पढ़ पा रहा है, या तेज रोशनी उसको चाहिए, अंधेरे कमरे में वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। इन सभी केसेस के अंदर में हम लोग बार बार एज ए चाइल्ड राइट्स सभी गवर्नमेंट टीचर्स को भी हम लोग ये बात बोलते हैं। आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है, आरपीडी एक्ट भी ये बोलता है कि सभी बच्चों का सभी स्कूल्स के अंदर में जाने का हक है, बिल्कुल है। उनके एडमिशन्स भी वहां हो जाएंगे, वो एनरोलमेंट में भी है, लेकिन उनकी पढ़ाई कैसी होगी जब तक हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज है, बैरियर्स हैं वहां पर, टीएलएम नहीं है हमारे पास में, रिसोर्स टीचर्स नहीं है, रिसोर्स रूम नहीं है, एटीट्यूडनल बैरियर है हमारे पास में, हम लोगों के पास में पेशेंस नहीं है। एक नॉर्मल बच्चों की क्लास जो 40 या 30-35 बच्चों की क्लास होती है, उसके अंदर में ही टीचर्स को ये और स्कूल मैनेजमेंट को ये रहता है फटाफट हम लोग सिलेबस को रश थ्रू करें, हर बच्चा मेरिट में आए, हर बच्चा फर्स्ट डिवीजन में आए। वहां पर अगर हम लोग ये कोशिश करें कि एक दिव्यांग बच्चा जो है वो भी उस क्लास में एडजस्ट हो जाए, तो ये बड़ी एक इम्प्रैक्टिकल चीज है। तो एक बेसिक चीज हम लोग वहां पर भी एज ए चाइल्ड राइट्स बोलते हैं कि आप बच्चे के साथ में
सिंपल एडेप्टेशन जो होता है वो आप कर सकते हैं कि आप ऐसे बच्चे को जिसको पार्शली ब्लाइंड है उसको या हियरिंग इम्पेयर्ड है उसको सामने बिठाएं, एकदम फ्रंट में बिठाएं और आप उसकी आंख से आंख मिलाकर आई कांटेक्ट बनाकर उससे बात करें जिससे कि वो आपके लिप मूवमेंट्स जो है वो देख सके। आप उसको बड़े अक्षरों में ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखें जिससे कि पार्शली ब्लाइंड भी वो देख सके। सो ये कुछ बेसिक प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बस एक एटीट्यूडनल जो बैरियर है हमारे सामने कि डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी सब में है। आज हम लोग अगर चश्मा लगाते हैं तो हम भी डिसेबल्ड है, आज हम लोग अगर हियरिंग एड्स बुढ़ापे के अंदर में यूज करते हैं तो हम भी डिसेबल्ड है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंदर में जो है इसको बहुत अच्छी तरह से पर्सन विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी कहा गया है, डिसेबिलिटी नहीं कहा गया कि जिसकी भी मोबिलिटी रिड्यूस हो गई है। एक एज के बाद में सभी की एबिलिटीज रिड्यूस होंगी। सो हम सभी डिसेबल्ड हैं तो हमको एटीट्यूडनल बैरियर जो है उसको जरूर हमें दूर रखना है, फिर हम लोग इन बच्चों के साथ में या वयस्कों के साथ में अच्छे से काम कर पाएंगे। धन्यवाद जी गोयल सर, डिसेबिलिटी निश्चित रूप से कमी हर एक में है कुछ ना कुछ, और शायद इसीलिए कहा है कि अधूरेपन का मसला जिंदगी भर हल नहीं होता, कहीं आंखें नहीं होती कहीं काजल नहीं होता, कहानी जिंदगी की कोई भी पूरी करे कैसे, किसी का आज खोया है किसी का कल नहीं होता। तो अगर समाज में हम इसको स्वीकार करके चलेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। अगले सप्ताह इसी विषय को लेकर के हम फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमने साइंटिफिक रूप से थोड़ा इस सब चीजों को समझा कि एक्चुअली कौन सी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से ये सब होता है। अगले सप्ताह अब इन बीमारियों को होने के बावजूद उन बच्चों को समाज में कैसे पुनर्वासित किया जा सकता है। एक छोटी सी चीज है, हम पूरे जीवन में कभी ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम दरवाजे की चिटकनी बंद करते हैं जब, या पेन पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों को जब मिलाते हैं तो एफर्टलेसली काम कर लेते हैं। इन बच्चों को दोनों उंगलियां अपनी मिलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना प्रयास करना पड़ता है, वो हम अगले सप्ताह इस सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत टेक्निकल दिक्कतें हुई आज, लेकिन सत्र हमारा अच्छा रहा। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे दोनों वक्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करें। उसके बाद हम इस ओपन सत्र में जाएंगे और प्रश्न उत्तर लेंगे। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। और उसके बाद आदरणीय गोयल साहब, आदरणीय मैडम वंदना जी, आपने ऐसे लोगों को और सेंसिबल बनाने का प्रयास किया है जो अपने जीवन का उद्देश्य केवल इन्हीं सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सौ की खुशियों में ढूंढते हैं। जो लोग इसमें जुड़े हैं वास्तव और संवेदना बढ़ा करके, मुझे लगता है इन बच्चों के विकास की दिशा में एक बड़ा काम हुआ है। और जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम पिछले, मैं कहूं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमारा वेबिनार की श्रृंखला चल रही है और सभी लोग अधिकांश समय उसमें जुड़ते हैं। जितने भी हमें लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत गति मिलती है इससे हमको। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कोई काम करना, किसी काम में कभी जुड़ जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सातत्य के साथ करते रहना, उसमें कंटिन्यूटी होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आपकी संवेदना इसमें दर्शाती है कि जितने लगातार आप सब लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हृदय की अनंत गहराइयों से आपको नमन करता हूं कि आप अपनी इस स्किल को, अपने इस उद्देश्य को, और मैं कहूं कि अपने इस जीवन में जो आपने तय किया उसको करने के लिए आप जितनी गंभीरता और तल्लीनता से जुड़े हैं, वैसे ही सभी स्पीकर जो हम सबके बीच में आते हैं और हर बार हमें लगता है कि हम बच्चों के लिए और कुछ नया कर सकते हैं। ऐसा लगता है जितना हमने किया यह बहुत कम है, अभी हमें और करना है। तो यह प्रेरणा आप सब हमारे जो स्पीकर है उनसे मिलती है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से हम इस वेबिनार की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और जो वेबिनार से हम सब लोग सीखते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के हित में हम उसका उपयोग करेंगे और आगे करते रहेंगे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भाई साहब। अगले सप्ताह थोड़ा समय में भी परिवर्तन होगा, शायद हम 5 बजे से इसको प्रारंभ करेंगे।